हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले के जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस को देखा था और उनको कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number in cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसी सेल बतानी हमें, तो इसमें हमें क्या बताना है, ऐसी सेल बतानी है जो किस में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्योंकि अगर वो कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, जिससे कि ब्लड हम बोल सकते क्लॉट नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, सेकंड इज इरिथ्रोसाइट, सी है न्यूट्रोफिल्स, एंड डी है ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को पता नहीं हो तो थ्रोम्बोसाइट को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइट को हम बोलते हैं आरबीसी। और न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट ये दोनों टाइप है किसके, डब्ल्यूबीसी के। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि ब्लड क्लॉट में कौन हेल्प करता है, तो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। और डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है कि ब्लड क्लॉट करने में कौन सी सेल हेल्प करती है, थ्रोम्बोसाइट। अगर इसका नंबर कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल रिसेपिएंट बिकॉज ही हैज़। देखो ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं, किसको हम समझे, तो एक सिस्टम होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग कि जो ब्लड ग्रुप हो सकता है वो हो सकता है किसी का, अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप जो हो सकता है वो 4 टाइप का हो सकता है। किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप 4 टाइप का हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। और एक हमें देखने को मिलेगा एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। 2 चीज़ें पढ़ते हैं जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, तो एंटीजन और एंटीबॉडी। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि एंटीजन कहाँ मिलता है और एंटीबॉडी कहाँ मिलती है। तो हमें ध्यान रखना है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊँ तो जो एंटीजन होगा वो तो हमें दिखने मिलेगा सरफेस ऑफ आरबीसी। आप इसको लिख सकते हो ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी की सरफेस होगी, मान लो ये एक आरबीसी बनाई है मैंने, ठीक है, ये एक आरबीसी बनाई है, तो इसकी सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा, मुझे एंटीजन देखने को मिलेगा। और एक हमने पढ़ा था एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी होगा वो होगा इन द प्लाज्मा, इन द प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहाँ देखने को मिलेगा हमें, प्लाज्मा के अंदर। मान लो अगर ये कोई ब्लड वेसल है हमारी, ठीक है, ब्लड वेसल में क्या होगा, ब्लड होगा, तो उस ब्लड में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, एक तो प्लाज्मा होता है जो लिक्विड होता है, और एक इसमें फॉर्म्ड सब्सटेंस होते हैं जो क्या होती है, सेल्स होती हैं। तो जो एंटीजन होगा वो तो प्रेजेंट होगा आरबीसी के ऊपर, और जो एंटीबॉडी होगा वो प्लाज्मा में बाहर प्रेजेंट होगा। तो ये 2 चीज़ होती है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने देखा एंटीजन और एंटीबॉडी हमने देख लिया, एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी प्लाज्मा में। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन भी ए मिलेगा, जैसा एंटीजन होगा वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन भी बी मिलेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा, तभी तो ब्लड ग्रुप ए बी आया। अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा हमें। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाता है बहुत बार कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें दोनों टाइप के एंटीजन देखने को मिलेंगे, ए बी और बी बी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, उसमें एंटीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एंटीजन एब्सेंट होगा, या फिर कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। अब एंटीबॉडी होती है जो एंटीजन की अपोजिट होती है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे एंटीजन क्या आएगा, एब्सेंट आएगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन तो कोई नहीं था पर एंटीबॉडी दोनों होंगे, ए और बी। तो ये में ध्यान रखना है कि जो हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन देखिए हम इसमें हमसे पूछे ए बी ब्लड ग्रुप का पूछा है ना, तो बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा। ये सेंटेंस गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें बोल दिया एंटीजन कहाँ है, प्लाज्मा में, बट एंटीजन होते कहाँ है हमें पता है, आरबीसी पर। तो ये गलत हो गया। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, हमने देखा था अभी, देखो कि जो ए और बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, एब्सेंट है होती है एंटीबॉडी।
तो ये क्या बोल रहे हैं, दोनों टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो ये भी गलत है। नो एंटीजन, एंटीजन तो दोनों होंगे आरबीसी पर। बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं। ये देखो, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। इसमें ना वाल्व दिए हुए हैं, एक तो बाइकस्पिड वाल्व, एक सेमील्यूनर वाल्व और एक ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर मैं एक हार्ट की स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये एक मैंने बनाया हार्ट कौन सा बनाया मैंने, ह्यूमन हार्ट है ये। और ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 तो होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल। देखो 2 तो होंगे एट्रियम, ये तो होगा लेफ्ट एट्रियम और ये होगा राइट एट्रियम। ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल। और एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। दोनों साइड में 2 वाल्व देखने को मिलेंगे। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होगा वो तो होगा बाइकस्पिड वाल्व। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होगा वो होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे निकलती है एरोटा। क्या निकलती है, एओर्टा। ये हमने पढ़ा, जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी उसे पता होगा, और नहीं पता वो यहाँ से समझ लो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में वाल्व है वो तो है बाइकस्पिड वाल्व, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो है ट्राइकस्पिड वाल्व। और क्या निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है। और एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के जंक्शन पे जो वाल्व होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के जंक्शन पे जो वाल्व होता है वो होता है सेमील्यूनर वाल्व। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हो जाएगा सेमील्यूनर वाल्व। तो मैच कर लो, बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो बिटवीन राइट एट्रियम लिखो, ये रहा बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एक आ जाएगा सेकंड। और सेमील्यूनर वाल्व का होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी भी निकलेगी तो यहाँ पे जंक्शन पे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाएगा बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो अब इसमें देखते हैं हम ऑप्शन ए का क्या है, सेकंड। तो ए का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हमें, फर्स्ट। और बी का क्या है हमारा, थर्ड। बी का थर्ड आ रहा है और सी का क्या है, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आप देखो कि मैम इसमें क्या दिया है यहाँ पे, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी दी हुई है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो निकलती है एओर्टा और राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, तो दोनों के जंक्शन पे सेमील्यूनर वाल्व मिलते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे लिख देता लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में तो भी सेंटेंस सही होता, और लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में लिखे तो भी सेंटेंस सही है। दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है, हमें सेमील्यूनर वाल्व देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स इन ए कोगुलम नॉन एज। जो नेटवर्क है थ्रेड का कोगुलेशन के टाइम जो बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, फाइब्रिन बोलते हैं, या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो होते हैं 3 टाइप के, ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बट यहाँ पे हमें पूछे कि जो थ्रेड बनता है वो किसका बनता है, तो वो बनता है फाइब्रिन प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्लोटिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं क्लोटिंग फैक्टर। और क्लोट तो क्या होता है, जो ब्लड का क्लोट बन जाता है ना, ब्लड का थक्का बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोट बोलते हैं। बट जो नेटवर्क और थ्रेड होता है वो किसका होता है, फाइब्रिन प्रोटीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज डज नॉट हैपन टू द बेबी ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब एक बात आई हमारे पास, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अभी क्या होता है देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये एक डिजीज़ है। ये डिजीज़ किसको होती है, उस बच्चे को होती है जो बेबी क्या होता है अभी यूट्रस में है।
यानी जो जिस बेबी का भी क्या नहीं हो, मतलब जो बेबी यूट्रस में ना, उसको ये डिजीज़ हो सकती है। कैसे, देखो, एक ब्लड ग्रुप, एक तो हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, वैसे ही होता है एक आरएच फैक्टर। वैसे क्या होता है, वैसे होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के बेस पे भी आपने कई बार सुना होगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, वो आरएच फैक्टर के बेस पे ही डिसाइड होता है। ए ब्लड ग्रुप है वो तो हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के बेस पे डिसाइड कर लिया, बट वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आरएच फैक्टर के बेस पे डिसाइड होता है। तो वो आरएच फैक्टर होता है। ये दो टाइप का होता है, या फिर तो आरएच पॉजिटिव होगा, तो आरएच पॉजिटिव है तो जिससे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो गया, और अगर आरएच नेगेटिव है तो क्या हो गया, ए नेगेटिव जैसे ब्लड ग्रुप हो गया। तो इसमें होता क्या है कि एक मदर होगी मान लो, ठीक है, तो मदर का ब्लड ग्रुप मान लो आर एच नेगेटिव है, मतलब मदर का ब्लड ग्रुप कैसे आर एच नेगेटिव है, और ये मदर कैसे होगी, प्रेग्नेंट होगी, प्रेग्नेंट वूमेन है एक, तभी मदर प्रेग्नेंट वूमेन है, ये प्रेग्नेंट वूमेन है, और इसका जो बेबी है वो कैसे आर एच पॉजिटिव है। तो जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो तो आर एच नेगेटिव है, और जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव है। तो क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होगी ना बेबी की, फर्स्ट टाइम जब बेबी की डिलीवरी होगी, जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम तो क्या होता है कि जो मदर का ब्लड होता है, जो मदर का ब्लड है, मदर का ब्लड एंड जो बेबी का ब्लड बोलते हैं, बेबी का ब्लड, वो क्या रहता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या आ जाएगा बीच में, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि कुछ बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा भी बाहर आता है, तो डिलीवरी के टाइम क्या होता है, मदर और बेबी का ब्लड मिक्स हो जाता है। तो मदर तो है नेगेटिव और बेबी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब ब्लड मिक्स होगा ना, तो मदर में क्या बनने लग जाएगी, पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाएगी। मदर में इस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट क्या बनने लग जाएगी, एंटीबॉडीज बनने लग जाएगी, और ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में चली जाएगी, और उसको क्या कर देगी, हम बोल सकते हैं उस जो बेबी की आरबीसी होगी ना उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इससे क्या होगा, बेबी को जॉन्डिस हो सकता है, इससे बेबी क्या होगा, मतलब बीमार हो जाएगा, उसे जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और भी बहुत सारी की हम बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, जॉन्डिस भी हो सकता है, और ये एनीमिया हो सकता है, और जिसकी डेथ भी हो सकती है बेसिकली हम बोले तो। जब फर्स्ट बेबी होगा उसकी तो डिलीवरी हो जाएगी सही, क्योंकि फर्स्ट बेबी तो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि ब्लड मिक्स कब होगा, जब उसकी क्या डिलीवरी हो रही है, तो बेबी तो बाहर आ जाएगा, और मदर का और बेबी का ब्लड मिक्स हो गया तो बेबी तो बाहर आ गया, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होगा। बट जब मदर को सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होगी, सेकंड टाइम जो बेबी होगा उसको जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होगी, तो वो बेबी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, क्योंकि मदर में क्या चला गया, अब आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। अगर ये सेकेंड वाला बेबी भी पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा कि इस बेबी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इस डेथ को हम बोल सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रो वर्ड आया आरबीसी के लिए, ब्लास्टोसिस मतलब वो आरबीसी क्या होगी, ब्लास्ट होगी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस क्यों बोला, क्योंकि बेबी की जो है वो फिटस में ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आया, तो इससे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा था हमें, कि डज नॉट हैपन, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस होगा, जॉन्डिस होगा, एनीमिया भी होगा क्योंकि आरबीसी डेथ हो रही है, स्वोलन ऑफ लीवर भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आरबीसी की डेथ होगी और बच्चे की जॉन्डिस होगा, तो जॉन्डिस में क्या होता है, बाइल का हम बोल सकते हैं कि अमाउंट होता है, बढ़ जाता है, और बाइल बनाता कौन है, लीवर बनाता है, तो स्वोलन ऑफ लीवर भी कहीं ना कहीं होगा। बट हाई इरिथ्रोसाइट काउंट, मतलब आरबीसी बढ़ जाना, आरबीसी बढ़ती थोड़ी ना इसमें, तो आरबीसी क्या होती है, कम होती है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। तो मैं ध्यान रखना है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस क्या होता है, कि जब आर एच पॉजिटिव मदर होती है और बेबी कैसा होता है, सो जब मदर कैसी होती है, आर एच नेगेटिव होती है, और बेबी कैसा होता है, आर एच पॉजिटिव, तब ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें मैच करना है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। एक तरफ तो दिया हुआ है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड इओसिनोफिल्स। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बेसोफिल होता है वो इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है। देखो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होती है 5 टाइप की, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट।
ये क्या होती है, 5 टाइप की आरबीसी होती है, उसमें से हमें कुछ के फंक्शन दिए हैं। बेसोफिल इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है, ये भी सही है। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और इयोसिनोफिल किस में हेल्प करता है, एलर्जिक रिएक्शन में। आप देखोगे ना एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें उन सभी सेल के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ए का आना चाहिए फर्स्ट, तो हम ऑप्शन मैच करें। ए का फर्स्ट तो 2 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बी का आ रहा है थर्ड, बी का थर्ड भी 2 में है। सी का आ रहा है प्लाज्मा सेल का 4th एंटीबॉडी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे कि मैम आपने प्लाज्मा सेल तो कहीं पे बताया ही नहीं। तो ये जो ल्यूकोसाइट होती है ना, ये 2 टाइप की होती है, टी ल्यूकोसाइट और बी ल्यूकोसाइट। तो इसमें जो बी ल्यूकोसाइट होती है ना, उसमें होती है प्लाज्मा सेल, जो क्या करती है, एंटीबॉडी को बनाती है। तो आगे हमें ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ दीज आयन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन या फिर फॉस्फेट आयन। तो इसका आंसर हमें ध्यान रखना है कैल्शियम आयन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कई बार पूछ लेते हैं विटामिन बी कि कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के ध्यान रखना है, और आयन पूछे तो कैल्शियम आयन ध्यान रखना है। इसका सीखते हैं कैल्शियम +2, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, तो कैल्शियम +2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाउ कैन इथोब्लास्टोसिस फिटालिस बी अवॉइडेड। अभी हमने देखा ना इथोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है कि जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी ना, उस टाइम जो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम जो बेबी होगा ना, उसको क्या हो सकता है कि उसकी डेथ हो सकती है। फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल हो जाएगा, बट जो सेकंड टाइम बेबी होगा उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्योंकि क्या हुआ, RH नेगेटिव था मदर का ब्लड, ये RH नेगेटिव ब्लड किसका है, मदर का है, और RH पॉजिटिव ब्लड किसका है, बेबी का है, जो फर्स्ट बेबी हुआ। तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम के इनका ब्लड मिक्स हो गया, तो जो मदर है उसमें क्या बन गई, एंटीबॉडीज़ बन गई इस RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। तो जब सेकंड टाइम में अगर बेबी हुआ वो RH पॉजिटिव हुआ, तो क्या होगा, अगर सेकंड टाइम भी जो बेबी RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगी, उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बन रखी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मदर को पहले क्या देते हैं, anti-RH एंटीबॉडी देते हैं, anti-RH एंटीबॉडी। मतलब anti-RH मतलब ये किसकी, anti-RH की एंटी है, anti-RH एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी बनी है ना, इसके अगेंस्ट काम करेगी। तो हम क्या करेंगे, बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू मदर, मदर में क्या कर देंगे हम, ये anti-RH एंटीबॉडी दे देंगे उसकी प्रेगनेंट, जो मतलब उसकी डिलीवरी हुई ना उसके 3 दिन के अंदर अंदर, 3 डेज़ के अंदर अंदर क्या देनी होती है हमें, ये anti-RH एंटीबॉडी देनी होती है। जिससे क्या होता है कि जो एंटीबॉडी बनी है इनको ये खत्म कर देगी, इनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अगर सेकंड टाइम भी प्रेगनेंसी होगी और वो बेबी RH पॉजिटिव होगा तो वो उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। और ये देनी हमें मदर में होती है, क्योंकि एंटीबॉडी बनी किस में, मदर में बनी है। अब इसमें क्या देखो, बाई एडमिनिस्ट्रिंग RH एंटीबॉडीज़ नहीं, RH एंटीबॉडीज़ तो उसमें बन चुकी है ऑलरेडी, RH एंटीबॉडीज़ देंगे तो फिर और ज़्यादा हार्मफुल होगा सेकंड बेबी के लिए। बाई एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ टू द बेबी, बेबी को नहीं देना है हमें, क्योंकि बेबी में नहीं बनी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनी है मदर में। बाई एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ टू द मदर, हाँ मदर को देंगे हम। बाई एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ टू बोथ, बोथ को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेबी को क्यों देंगे हम, बेबी फर्स्ट बेबी तो सही हो चुका है, अब सेकंड बेबी होगा तो इसीलिए हम क्या दे रहे हैं कि मदर को पहले ही दे देंगे, तो बोथ को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे, देखो साइज थोड़ा सा बड़ा करें अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। एक तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा को, लिव एंड ब्लड आर बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ये आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसकी स्टार्टिंग में दिया है कि ह्यूमन में 2 टाइप का ब्लड फ्लूइड देखने को मिलता है, लिव एंड ब्लड, बट मेन कौन सा है, मेन है ब्लड। पुरकिंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन हर्ट ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के हर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमन के हर्ट में प्रेजेंट होता है। कॉकरोच हैज़ क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, नहीं, कॉकरोच में तो ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है, क्लोज तो होता ही नहीं है। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई बर्ड टू हर्ट मसल्स, हाँ ये भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगा, ए और डी। तो ऑप्शन देखो ए और डी का कौन सा दिया हमें, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ ना, ए और डी, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या बोलता है, इन ह्यूमंस द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। अब देखो, अगर हमें पता होगा सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर वो तो होता है 120 mm ऑफ Hg, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg।
अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि आपने हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी मैकेनिज्म पढ़ी होगी कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो करता है, तो वो तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं बताऊंगी, बट ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें मैं बता रही हूँ कि सिस्टोलिक प्रेशर उस टाइम होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 120 mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, और इसकी वैल्यू होती है 80 mm ऑफ Hg। बट हमसे क्या पूछे, डिफरेंस पूछे ना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में, तो 120 में से जब हम 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 mm ऑफ Hg। तो राइट आंसर क्या होगा उसमें, देखो 40 mm ऑफ Hg का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ, ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, मैच करना है। अभी मैंने आपको बताया था जो WBC होती है वो 5 टाइप की होती है, 5 टाइप की WBC हमने देखी थी। उसमें ना इनकी ना परसेंटेज दी हुई कि कौन सी WBC कितने परसेंट में मिलती है, तो उसको हम एक टिक से याद करेंगे, NLMAB, और साइन लगाएंगे यहाँ पे कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो ज़्यादा नंबर में होता है। तो ये कैसा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। जो न्यूट्रोफिल होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, कितनी, 60 to 65%। जो लिम्फोसाइट होगी वो होगी 20 to 25%। जो मोनोसाइट होगी, इसको मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे बताते हैं चलो आपको, NLMAP। और यहाँ से जाएंगे तो ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा इनका नंबर, नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये नंबर है, नंबर किस में, परसेंट में मान लो आप, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल है वो तो है 60 to 65%, ये तो है न्यूट्रोफिल। जो लिम्फोसाइट है वो है 20 to 25%। उसके बाद में जो मोनोसाइट है वो है 6 to 8%। उसके बाद में जो इयोसिनोफिल है वो है 2 to 3%। और लास्ट में कौन सी बच गई, लास्ट में बच गई बेसोफिल। लास्ट में बच गई बेसोफिल। बेसोफिल की जो होती है वो होती है 0.5 to 1% मान लो आप। ये इतनी इनकी परसेंट वैल्यू होती है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। 60 to 65%, 20 to 25%, 6 to 8%, 2 to 3%, 0.5 to 1%। अब ये इनका क्या है, ऑर्डर है। इसको आप NLM A B से आ सकते हो, ये ट्रिक मान सकते हो आपकी। हमें अगर ऑर्डर भी पूछे तो हमें ऑर्डर याद रहेगा। वो क्वेश्चन देख लो, इसको एक बड़ा कर देती हूँ मैं, एक बार आपको देखने में आसानी हो जाएगी। अब इसको डायरेक्ट मैच ही करना है। सबसे पहले बेसोफिल, बेसोफिल सबसे कम होता है 0.5 to 1%। अगर हमें इतना भी याद नहीं है ना कि परसेंट कितने, अगर हमें ट्रिक याद है NLM में भी, तो हम इतना सोचेंगे कि बेसोफिल सबसे कम है, और सबसे कम वाला कौन सा है, 0.5 to 1 है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। और हमें इतना पता होगा कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 to 65%। उसके बाद में आएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट 20 to 25%। उसके बाद में मोनोसाइट, मोनोसाइट आ जाएगा 2 to 3%। उसके बाद में इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल आ जाएगा 6 to, नहीं मोनोसाइट आएगा ना 2 to 6 to 8%। ये गलत हो गया, रुको रुको वापस से करते हैं इसको, ये गलत हो गया। वापस से करते, देखो बेसोफिल होता है सबसे कम 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल होता है सबसे ज़्यादा 60 to 65%। उसके बाद में आ गया इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल होता है 2 to 3%। मोनोसाइट कितना होगा, मोनोसाइट आएगा थर्ड पे, तो यानी 6 to 8%। और उसके बाद में आएगा ल्यूकोसाइट सेकंड पे 20 to 25%। तो ए का आ रहा है फिफ्थ, देखो ए का फिफ्थ किस में आ रहा है, ए का फिफ्थ 2 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ए का फिफ्थ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, और ये भी नहीं होगा, तो ये दो तो कट हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। देन देखते हैं बी का आ रहा है हमारे पास फोर्थ, बी का फोर्थ दोनों में है। उसके बाद में देते हैं सी का आ रहा है हमारे पास फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट ये रहा सेकंड वाला ऑप्शन, सी का फर्स्ट हो गया, डी का थर्ड और ई का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, NLM AP से याद रखने और उनके परसेंटेज याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट कोई क्वेश्चन रह गया ना, ये देखो, विच पेयर ऑफ टर्म्स हैव द सेम मीनिंग, मतलब दोनों के सेम मीनिंग होने चाहिए, ऐसे टर्म ढूंढनी है हमें। ब्लड कैंसर को बोला इन्होंने हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ब्लड कैंसर को नहीं बोलते, हीमोफीलिया तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है
जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, उसका एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो हीमोफीलिया कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया बोल सकते हैं, ल्यूकेमिया। तो ये गलत है। पेस मेकर एसिनोड, हाँ ठीक है, पेस मेकर एसिनोड होता है। फिर ऑप्शन तो यही सही हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस में आर्थराइटिस नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस में आर्थराइटिस नहीं होता, ये गलत हो गया। और नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसिनोड और पेस मेकर क्या होता है कि एसिनोड क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं। अगर मैं इसको बताऊँ आपको, तो एसिनोड जो है वो मैंने आपको हार्ट के 4 चैम्बर बना के दिखाए थे। ये तो था लेफ्ट एट्रियम और इधर वाला था राइट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो जो एसिनोड होता है वो राइट एट्रियम में राइट साइड पे क्या होता है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है, दीवार साइड। और ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऑटो एक्साइटेबल। यानी क्या कर सकता है, खुद से इम्पल्स को जनरेट कर सकता है और हार्ट को क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इम्पल्स जनरेट करता है और हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और 1 मिनट में कितनी बार ये इम्पल्स जनरेट करता है, 70 टू 72 टाइम्स। तभी हमारी जो हार्ट बीट, हम बोल सकते हैं 1 मिनट में जो धड़कन होती है ना, तो ये कितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन करता है 1 मिनट में, 70 टू 75 मिनट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आप इसको 70 टू 75 पर मिनट कर लो। और एवरेज टाइम जो आता है ना वो आता है 72। तो हमारा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो 72 टाइम्स होता है पर मिनट में। और वो किसकी हेल्प से होता है, एसिनोड की हेल्प से होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। डैश इज ए पेरेंटल टेस्ट वेयर अ सैंपल ऑफ द फ्लूइड सराउंडिंग ऑफ द फीटस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टेस्टिंग। अभी वैसे तो एक क्वेश्चन ना हम उसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले में चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जो 3rd नंबर चैप्टर 12th क्लास के एनसीईआरटी का। बट इसको हम बोलते हैं, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट एमिनोसेंटेसिस। ये क्या होता है एमिनोसेंटेसिस, ये फ्लूइड होता है एक, जब बेबी मम्मा के यूट्रस में होता है, तो जो बेबी के अराउंड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसमें क्या, जिससे क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये बेबी गर्ल है या बॉय है। मतलब इससे ये पता कर सकते हैं हम बेबी गर्ल है, तो ये बैन है एमिनोसेंटेसिस। तो बस ये फ्लूइड हमें ध्यान रखना है कौन सा होता है, एमिनोसेंटेसिस टेक्निक होती है ये, जिसमें क्या करते हैं हम, मतलब ये जेंडर का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बैन है आज के टाइम में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। अब इसको समझते हैं कि ये मैंने बनाए ब्लड, हार्ट के 4 चैम्बर। अभी तक तो आपको याद होना चाहिए लेफ्ट कहाँ होगा, राइट कहाँ होगा। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से तो क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है। और इसमें ब्लड कैसा होगा, प्योर होगा, प्योर ब्लड। और राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। और इसमें ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड। एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये मैंने क्या बनाया, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमेशा लेफ्ट वाली साइड होगी ना, इसमें हमेशा होगा प्योर ब्लड, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो। इन दोनों चैम्बर में कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। और जो राइट वाली साइड होगी, चाहे वो राइट एट्रियम हो चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो, इन दोनों चैम्बर में कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। तो यहाँ से जो आर्टरी निकलेगी उसमें कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर, क्योंकि इधर वाली साइड है इम्प्योर ब्लड। और यहाँ से जो आर्टरी निकलेगी उसमें कौन सा ब्लड होगा, प्योर, क्योंकि इधर वाली साइड कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। तो हम इसको समझें, तो इतना समझ में आ गया, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होगा राइट वाली साइड में हमेशा ही, और लेफ्ट वाली साइड में हमेशा प्योर ब्लड होगा। और राइट वेंट्रिकल से निकलती कौन सी आर्टरी है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है उसका नाम है एओर्टा। और ये राइट वेंट्रिकल से निकल के जाती कहाँ है, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है लंग्स, लंग्स में जाती है। और लंग्स में ये ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। फिर ये प्योर ब्लड लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अब ये भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि हमने सुना है कि वेन में तो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। जनरली बात कर रही हूँ मैं, इसका एक्सेप्शन है। बट और आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। हमने ये पढ़ रखा है ना अभी तक। बट वेन का एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। अभी हमने देखा जो कहाँ से आती है, लंग्स से आती है। कहाँ से आती है, लंग्स से। और जाती कहाँ है, राइट एट्रियम में। और इसमें ब्लड कैसा होता है, प्योर होता है। और एक हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो कहाँ से कहाँ जाती है, ये जाती है
राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, कहाँ जाती है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। और इसमें कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर होता है। क्योंकि इम्प्योर इसलिए होता है क्योंकि लंग्स में जाके प्योर होगा ना। ब्लड को प्योर करने का काम किसका? लंग्स का, क्योंकि यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो वो क्वेश्चन करते हैं अभी हम, विच वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें क्या नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल ये रहा था, यहाँ से कौन सी मैंने बनाई थी? पल्मोनरी आर्टरी बनाई थी या वेन आर्टरी? एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि जो आर्टरी होती है वो हमेशा हार्ट से दूर जाएगी, हार्ट से दूर, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर अवे फ्रॉम हार्ट जाएगी। कभी भी आर्टरी आपको हार्ट में आती हुई नहीं मिलेगी, अवे फ्रॉम हार्ट, हमेशा हार्ट से दूर जाएगी। और जो वेन होगी वो क्या आएगी? हमेशा हार्ट के पास में आएगी। ठीक है, वेन क्या आएगी? हमेशा हार्ट के पास में आएगी, हार्ट के पास में आएगी, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। हमेशा हार्ट में एंटर कौन करता है? वेन करता है। और हार्ट से दूर कौन जाती है? हमेशा आर्टरी जाती है। ठीक है, वेन क्या करेगी? हमेशा एंटर करेगी हार्ट में। तो इसीलिए अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि वेन आएगी या आर्टरी आएगी, क्योंकि हमें क्या करना है? वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाना है ना ब्लड को, और वेंट्रिकल से बाहर निकल रही है, बाहर हमेशा आर्टरी ही निकलती है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन जो वो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्हाट इज द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट? अभी हमने देखा था डायस्टोलिक प्रेशर कितना था? 80 mm of Hg। अगर यही हमसे सिस्टोलिक पूछ लेता, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है ना, सिस्टोलिक बताओ, तो आ जाता 120 mm of Hg। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ इतना देखो, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हमें क्या करना है? हार्ट से बताना है कि जो ब्लड है वो, सॉरी ब्लड क्या, जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे फ्लो करता है। तो इसको समझो कि ये मान लो एक मैंने हार्ट बनाया इस टाइप का कुछ, अब एनसीईआरटी में डायग्राम तो कुछ इस टाइप का बना हुआ है, फिस्ट की शेप का, वो प्रॉपर तो नहीं बना, बट इस टाइप से बना हुआ है। इसमें क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं ऐसे। वेंट्रिकल हमेशा बड़े होते हैं किससे? एट्रियम से। तो मैंने वेंट्रिकल को बड़ा बनाया है किससे? एट्रियम से। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये क्या जगह? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती है? एक नोड प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एसए नोड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, राइट एट्रियम में राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है, राइट एट्रियम में इसके राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। और उसके नीचे यहीं एट्रियम और वेंट्रिकल का जो हम बोल सकते हैं सेप्टा है, वहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं हम एवी नोड। ये क्या है? अगर मैं बोलूँ तो ये एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टा होता है, जिसके पास में क्या प्रेजेंट होती है? एवी नोड प्रेजेंट होती है। इन एवी नोड से यहाँ से क्या निकलते हैं? ऐसे एवी नोड से निकलते हैं यहाँ से बंडल ऑफ हिज। ये जो आप एनसीईआरटी में डायग्राम तो कुछ इस टाइप से निकाले होंगे, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज आगे वेंट्रिकल की वॉल में जाते हैं। अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊँ आपको, देखो तो ये यहाँ से क्या निकले? बंडल ऑफ हिज निकले, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज निकले, और ये बंडल ऑफ हिज गए आगे वेंट्रिकल की वॉल में ऐसे। और इनसे क्या निकलते हैं? पुरकिंजे फाइबर निकलते हैं, जो पूरी वॉल में क्या करते हैं? इनसे निकलेंगे पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर जो पूरी वॉल में क्या करेंगे? पोटेंशियल को सप्लाई करेंगे। तो ये होता है क्या? ब्लड क्या? एक्शन पोटेंशियल को सीक्वेंस। सबसे पहले एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, वो दिया एवी नोड को, एवी नोड ने आगे एक्शन पोटेंशियल दिया बंडल ऑफ हिज को, बंडल ऑफ हिज ने आगे वो एक्शन पोटेंशियल दिया पुरकिंजे फाइबर को, जिससे पूरे हार्ट में क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसफर हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ढूंढने हमें वहाँ पे। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? देखो सबसे पहले आएगा एसए नोड। तो एसए नोड का ऑप्शन देखो कहाँ आ रहा है? ई ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखो एसए नोड के बाद में हमने क्या देखा था? एवी नोड देखा था। एवी नोड मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। अब इसके में ई के बाद में क्या रहा है? सी आ रहा है, और इसमें ई के बाद में क्या रहा है? ए आ रहा है। तो हमें यहीं पे मिल गया, हमें पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसे क्वेश्चन में कि एसए नोड से एवी नोड। अब देख लो पूरा क्वेश्चन देख लो, एसए नोड से कहाँ जाएगा? एसए नोड से जाएगा एवी नोड के बाद में। और
उसके बाद में हमने क्या देखा था, बंडल ऑफ हिज बोल दो या फिर बंडल ऑफ ब्रांच बोल दो। बट उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में क्या बोला हुआ है कि जो बंडल ऑफ हिज है ना और जो पुरकिंजे फाइबर है उनको मिला के एनसीईआरटी ने एवी बंडल बोला हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एस से नोड से जाएगा एवी नोड के पास में और एवी नोड से जाएगा एवी बंडल के पास में, और ये बंडल आगे किस में डिवाइड हो जाता है, बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज में और बाद में पुरकिंजे फाइबर में। मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ। तो अब देखो ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ई के सी और उसके बाद में ए, हाथ एवी बंडल, यही ऑप्शन सही बैठ रहा है कि सबसे पहले एस सी नोड, फिर उसके बाद ये फर्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद में एवी नोड, एवी नोड के बाद में एवी बंडल बोल दिया। और बंडल किस में है, एक तो बंडल ब्रांचेज यानी बंडल ऑफ हिज में है और आगे किसमें, पुरकिंजे फाइबर में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना समझ में नहीं आ रहे हो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, बट ये क्वेश्चन बेटा सही करवा रही हूँ मैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा पहले चैप्टर, फिर आप क्वेश्चन लगा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एक तो होते हैं पैरासिम्पैथ, अगर मैं हार्ट का कंट्रोल देखूँ तो दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है उसमें क्या होता है, हार्ट बीट और हार्ट रेट दोनों बढ़ जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या बोलता है, इसमें हार्ट बीट और हार्ट रेट दोनों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमसे किसका पूछा, पैरासिम्पैथेटिक का पूछा ना। तो क्वेश्चन में देखो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, कम करेगा बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज तो नहीं होगा, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट, हाँ यही करेगा। हार्ट रेट इज इंक्रीज, हार्ट रेट को भी इंक्रीज होना करेगा, डिक्रीज करेगा, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डिक आउटपुट इंक्रीज नहीं, दोनों को ही डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट को भी और कार्डिक आउटपुट को भी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप। अब सबसे पहले हमसे पूछे प्लाज्मा में, तो बताओ एंटीजन पूछे या एंटीबॉडी पूछी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्लाज्मा में मैम एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना कि एंटीजन। और ओ का जो ब्लड ग्रुप था, देखो आप खुद वो टेबल देखो जो मैंने आपको बनवाई थी, आपसे खुद से पता चलेगा कि अगर आप वो एक टेबल कर लेते हो आप तो कितने क्वेश्चन कर सकते हो। कहाँ गई वो टेबल, ये देखो। अब पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजन होता है वो प्रेजेंट का होता है, ये देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एंटीबॉडी होगी वो प्लाज्मा में होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसने प्लाज्मा में पूछा तो हमें ढूंढना एंटीबॉडी है। अब बच्चे को यही नहीं पता होगा कि प्लाज्मा में एंटीजन होता है या एंटीबॉडी, तो वो क्वेश्चन वैसे ही गलत कर देगा। मतलब पता है क्वेश्चन कितना ट्रिकी बना के दिया हुआ है, उसने डायरेक्ट नहीं पूछा एग्जामिनर ने कि मुझे एंटीबॉडी बताओ, उसने पूछा कि प्लाज्मा में क्या मिलता है मुझे वो बताओ। तो पहले बच्चे को ये भी तो पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में एंटीजन मिलता है या एंटीबॉडी मिलती है। तो इतना तो हमें पता है कि हमने समझ लिया कि मैम प्लाज्मा में तो मिलेगा एंटीबॉडी। अब देखो कि ओ में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ओ में मैम दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि एंटीजन तो कोई है नहीं, तो एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट है। तो अब देखो उस क्वेश्चन में मतलब हमें ए भी ढूंढना और बी भी, दोनों वाला ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन देखो ये रहा, देखो अब प्लाज्मा में पूछा है क्या होगा, तो एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगी, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया हमें। अब ये दोनों तो इकट्ठे उस ऑप्शन में दे रखे हैं, और एंटीबॉडीज आप एब्सेंट नहीं, एब्सेंट क्यों है, प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे लिखते थे ना एंटीजन आर एब्सेंट तो हम सोच भी लेते, बट एंटीबॉडीज तो क्या प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड, वो आपने देखा होगा डॉक्टर ने गले में लगाया होता है, फिर वो यहाँ पे लगा के जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप, उसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, जो कार्डिक साइकिल मतलब जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना, तो उसे कार्डिक साइकिल बोलते हैं, जिसकी टाइम होता है 0.8 सेकेंड। अब ये भी हमें ध्यान रखना कि 0.8 सेकेंड में क्या होता है कि हमारा जो एक कार्डिक साइकिल होना है वो पूरा हो जाता है। आगे के लिए द सेकेंड साउंड इज हियर व्हेन, अब सेकेंड साउंड कब सुनेगी हमें। तब देखो ये होता क्या है, दो साउंड प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट साउंड एंड सेकंड साउंड। एक तो होती है फर्स्ट साउंड और एक होती है सेकंड साउंड। जो फर्स्ट साउंड होती है ना वो प्रोड्यूस होती है जब व्हेन
जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आर क्लोज्ड। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे ना तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वो होती है फर्स्ट साउंड, और ये साउंड होती भी लब की है, ठीक है, लब की साउंड होती है ये। और सेकंड साउंड होती है व्हेन सेमील्यूनर वाल्व आर क्लोज्ड। जब सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होंगे ना तो सेकंड साउंड होगी, वो होती है डब की, ठीक है। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझाऊँ, अगर समझ में नहीं आया, खचपच हो गया, तो एक होती है लब, अब हमें ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट साउंड है, और एक है डब, ये है सेकंड साउंड, ठीक है। जो लब है ये बाइकस्पिड में शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व की क्या होगी, क्लोज होने पे आएगी, और जो डब है ये सेमील्यूनर वाल्व के क्लोज होने पे आएगी। तो हमसे ये पूछा है, मतलब हमें ध्यान रखना, तो हमसे पूछे सेकंड वाली साउंड। अब देखो सेकंड साउंड पूछे ना, तो 20 मिनट देखो, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व, एवी वाल्व ओपन, ओपन तो होगा ही नहीं कोई भी वाल्व, अगर ओपन हो रहा है तो कोई भी साउंड आएगी नहीं, तो ओपन वाला ऑप्शन वैसे काट दो। वेंट्रिकल वाल्व्स वाइब्रेट ड्यू टू, वेंट्रिकल वॉल के वाइब्रेट होने से नहीं आती, जब वॉल्व क्लोज या मतलब क्लोज होते हैं ना तो साउंड ओपन होती है, तो वो वाइब्रेशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एवी नोट रिसीव सिग्नल, अगर कोई सिग्नल रिसीव करेगा तो थोड़ा ना कोई साउंड उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, तो जब कोई क्लोज होगा ना वाल्व तो साउंड प्रोड्यूस होगी, और सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होगा तो सेकंड, और अगर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज हो रहे हैं तो फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन देखो आप अच्छे से, दिख रहा है। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। ई न्यूक्लिएट, किसी का ए लग जाए ना तो उसका मतलब क्या है, न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लिएटेड नहीं है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर, कि अब ये न्यूक्लियस एब्सेंट है बट ये है क्यों एब्सेंट, ये बताना है हमें। कौन सा ऑप्शन बेस्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हमने क्यों न्यूक्लियस को एब्सेंट किया आरबीसी में। दे आर सोमैटिक सेल्स, अभी ऑप्शन गलत है, सोमैटिक सेल्स हो गया, मान लो कि जो हमारी सेल्स आगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि जनरेटिव सेल्स नहीं, जैसे मान लो हमारी स्किन की सेल है या फिर हमारे कोई भी ऑर्गन की सेल मान लो, हमारे लेग की सेल मान लो, तो सोमैटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस हम एब्सेंट कर देंगे, ये तो कोई बात नहीं है। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, नहीं भी, अभी एक सेल जो होती है ना, आपके एनसेट में लिखा हुआ है कि 120 डेज तक ही जिंदा रहती है, मतलब इसकी लाइफ टाइम जो होता है आरबीसी का 120 डेज होते हैं, और आगे ये रिप्रोड्यूस तो करेगी खुद, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये फिर आगे अपने आप को बनाएगी कैसे, 120 डेज के बाद में तो आरबीसी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा ना हमने इसको इनइक्वेटेड कर दिया कि हमें रिप्रोड्यूस ही नहीं करना। थर्ड ऑप्शन देखो, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यस। अगर आपने थोड़ी देर पहले भी ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया था आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर होता है रेड, और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है मैं बताऊं तो आपको, ये हीमोग्लोबिन करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जोड़ता है अपने साथ में, तो ये बहुत हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। तो यही इसका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ऑप्शन। फोर्थ और देख लेते हैं, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, अगर ये मेटाबोलाइज नहीं करेगी तो जिंदा कैसे रहेगी, इसलिए तो ना हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया। न्यूक्लियस को बाहर निकालने का सीधा एक रीज़न ये है कि हमें क्या चाहिए, खाली स्पेस चाहिए जिसके अंदर क्या कर लें, हम बहुत सारी ऑक्सीजन को बैठा लें, बस इसलिए हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाला, और कोई हमारा इरादा नहीं था न्यूक्लियस को बाहर निकालने का। तो ऑप्शन नंबर देख लो, थर्ड आ रहा है ना, तो ओनली थर्ड मिल गया हमें ऑप्शन, तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। These blood vessels in mammals would typically carry the largest amount of urea, हमें ऐसे ब्लड वेसल्स बताने जिसमें सबसे ज़्यादा यूरिया हो। अब समझो, अगर हम देखें तो यूरिया का फॉर्मेशन होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया देखें हम, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन भी पीवाई के पूछा हुआ कि यूरिया बनता कहाँ है मैमल्स में, तो ये बनता है लीवर में। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं मैं कुछ बता रही हूँ, मैं जो बताती हूँ वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आया हुआ होता है, ध्यान रखना। जो मैं स्लाइड पे लिखती हूँ ना वो देखना, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा होगा या पूछा जा सकता है।
इंपॉर्टेंट होती है सारी बातें। तो ये बहुत बार पूछा गया कि मैमल्स में यूरिया का फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो वो लीवर में होता है। और लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये PYQ है कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो वो लीवर है। और लीवर में किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिया का होता है। कौन सा साइकिल चलता है, ऑर्निथिन साइकिल चलता है। कौन सी साइकिल की हेल्प से होता है, ऑर्निथिन साइकिल की हेल्प से क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अगर अपने लेक्चर को ध्यान से सुनो तो मैंने बताया था कि पहले के लेक्चर में जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो हिपैटिक वर्ड जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लीवर के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा था, हमने बोला था हिपैटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। जब लीवर की डक्ट और पैनक्रियास की डक्ट मिल रही थी तो उसको हमने बोला था हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और जब वो ड्यूडेनम में ओपन होती थी तो कौन सा स्फिंक्टर था वहाँ पे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब वो पता नहीं अब आपको याद है या नहीं है। तो हिपैटिक वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, लीवर के लिए यूज़ होता है। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था कि लीवर की कितनी लोब होती है, 2 लोब होती है। अब ये भी पता नहीं आपको याद है नहीं है। एक तो होती है लेफ्ट लोब मान लो, और एक होती है राइट लोब, ठीक है। अब क्या होता है कि लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन हो गया, मान लो लीवर है, इसमें बन गया यूरिया। और मैंने बताया था हार्ट में हमेशा एंटर तो क्या करेगी, वेन करेगी, क्योंकि वेन क्या लेके आएगी, इम्प्योर ब्लड लेके आएगी। और बाहर हमेशा क्या निकलेगी, आर्टरी निकलेगी। और आर्टरी में क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। और 2 एक्सेप्शन हमने देखे थे, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। और उसके अलावा मेनली क्या होता है कि वेन में इम्प्योर ब्लड मिलते हैं हमें, और आर्टरी में प्योर ब्लड मिलते हैं। और वेन हमेशा एंटर करेगी हार्ट में, और आर्टरी हमेशा हार्ट से बाहर निकलेगी। ये तो बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हार्ट से, यहाँ से एरोटा से ब्लड लेके आई कौन, एयोटा ब्लड के वो बोल सकते हैं प्योर ब्लड, क्योंकि अब लीवर को प्योर ब्लड चाहिए, इसको अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन करनी है, तो प्योर ब्लड लेके आई, इसने लीवर को दे दिया। अब लीवर में एयोटा गई, मतलब आर्टरी गई, और बाहर क्या निकलेगी, लीवर से वेन निकलेगी। तो क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो तो क्या करते हैं, हम अपने पास रख लेते हैं, और जो बुरी चीज़ होती है वो हम बाहर फेंक देते हैं। तब एयोटा ऑक्सीजन लेके आई थी, वो तो लीवर ने क्या रख ली, अपने पास रख ली। और जब ये एयोटा बाहर निकलेगी वेन बन के, ऐसे नहीं होता कि कोई अलग से आयोटा निकल रही है वेन बाहर से। जिस चीज़ में प्योर चीज़, जिस वैसल में प्योर है उसे तो हमने बोल दिया आयोटा, जिसमें इम्प्योर चीज़ उसे बोल दिया वेन। तो अब आयोटा अंदर गई, ऑक्सीजन लेके आई, वो लीवर को दे दिया। और लीवर ने क्या बना रखा था, यहाँ पे यूरिया, और ये वेस्ट है, हमें बॉडी से बाहर निकालने किडनी के थ्रू, ये इसने दे दिया वेन को। और वेन कौन सी बाहर निकलेगी, तो हम बोलेंगे हिपैटिक वेन, क्योंकि लीवर के लिए हिपैटिक यूज़ करते हैं हम वर्ड। तो जो वेन बाहर निकलेगी ना, वो बहुत सारा यूरिया निकलेगी मैक्सिमम अमाउंट में, जिससे क्या कर सकते हैं हम, यूरिया को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो क्या करती है, हिपैटिक वैन में क्या करती है, इसने सारा यूरिया अपना डाल दिया। तो सबसे ज़्यादा यूरिया की अमाउंट हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हिपैटिक वैन में। तो ऑप्शन देखो वहाँ पे हिपैटिक वैन दिया हुआ है क्या, डोर्सल आयोटा। आयोटा में तो क्या होता है, अच्छी चीज़ होती है, गंदी चीज़ नहीं होती। रीनल वेन, रीनल वर्ड हमें ध्यान रखना, हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं। रीनल वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किडनी के लिए। आगे जो चैप्टर आएगा ना एक्सक्रीशन वाला, उसमें मैं बताऊंगी, तो उसमें हमें ध्यान रखना है। किडनी में नहीं होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं, हिपैटिक वेन। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें यूरिया कहाँ देखने को मिलेगा, हिपैटिक वेन में। मैंने बता दिया कैसे, कि ऑर्निथिन साइकिल कहाँ चलेगा, लीवर में। लीवर क्या है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। और ऑर्निथिन साइकिल के से हम क्या बनाएंगे, अमोनिया से यूरिया बनाएंगे। और यूरिया क्या करेगा, फिर हिपैटिक वेन में डाल देगा लीवर, और फिर क्या होगा, वो बाहर हमारी बॉडी से वेस्ट है तो बाहर निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलेगा, हिपैटिक वेन में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरम डिफरेंस फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग। ये PYQ है, ये आया हुआ है कि सीरम डिफर करता है ब्लड से, कैसे। देखो, अगर हम ब्लड को देखें, ब्लड का कंपोजिशन देखें, तो इसमें 2 चीज़ होती हैं। एक तो होता है लिक्विड, जिसे हम बोल देते हैं प्लाज्मा, और एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आ जाएगी सेल्स। जो प्लाज्मा होता है, ये ब्लड का 55% पार्ट बनाते हैं, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो 45% पार्ट बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा कि प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बनाते हैं, तो 55%। ये NCERT में डाटा एज इट इज़ दिया हुआ है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो बनाते हैं 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाएगा RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा होता है ना, इसको मैं आगे बताऊँ, ये जो प्लाज्मा है इसने कितना पार्ट बनाया, 55%। और इस 55% में क्या होता है, 90 to 92% तो होता है वाटर। 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। और 6 to 8% होता है प्रोटीन। और इसके अलावा हमें कुछ मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। और प्लाज्मा में ही क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्लोटिंग
फैक्टर जो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। अगर बाई चांस आपको मान लो लग गई, आप कोई मतलब सब्जी काट रहे थे, कोई वेजिटेबल कट कर रहे थे, आपके हाथ में नाइफ था और नाइफ से आपको कट हो गया, तो ब्लड फ्लो होगा। अगर ब्लड फ्लो होगा तो ऐसे थोड़ा ना कि अगर लग गया तो एक बार लगी तो सारा ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा। कुछ टाइम बाद में क्या होता है, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड बहना रुक जाता है, वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड आगे नहीं फ्लो करता है, वो हमारी बॉडी में रहता है। तो वो क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प करते हैं कि ब्लड ज़्यादा बॉडी से बाहर ना जाए। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं, हमारे ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लॉटिंग फैक्टर आर प्रेजेंट इन, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, उसका आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मा। तो क्या होता है कि अगर मैं प्लाज्मा में से माइनस कर दूं मतलब हटा दूं, किसको, क्लॉटिंग फैक्टर को। मैंने प्लाज्मा में से माइनस कर दिया किसको, क्लॉटिंग फैक्टर को, तो बराबर में मुझे क्या मिलेगा, इक्वल में मुझे क्या मिलेगा, सीरम मिलेगा। मतलब सीरम प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हैं तो जो चीज़ बचती है उसे हम बोलते हैं सीरम। तो ऑप्शन देख लो, सीरम डिफरेंस फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग, क्या लैक करता है, एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबॉडी को तो मैंने बाहर नहीं निकाला, क्लॉटिंग फैक्टर को। हाँ मैम, आपने क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर किया है, जब क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर कर दिया तो क्या बच गया, सीरम बच गया। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन है, मैंने बोला था ना 6 to 8% प्रोटीन होती है, उसमें 3 टाइप की प्रोटीन होती है, एक होती है एल्ब्यूमिन, एक होती है ग्लोबुलिन, एक होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ये 3 टाइप की प्रोटीन देखने को मिलती है हमें 6 to 8% में, और इनके फंक्शन भी बहुत सारे हैं। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वैसे फाइब्रिनोजन भी क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब सारों के फंक्शन देखो, इन पे आगे क्वेश्चन आ जाएगा। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। लो, हर एक क्वेश्चन बना हुआ है। एल्ब्यूमिन का काम पूछ लिया, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। ग्लोबुलिन का काम पूछ लिया, एंटीबॉडी बनाएगा। फाइब्रिनोजन का काम पूछा, ब्लड क्लॉट में हेल्प करेगा। कितने परसेंट प्रोटीन होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% होता है। सीरम किसे बोलते हैं, जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दे तो उसे सीरम बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन मिलता है, रेड कलर होता है उसकी वजह से। व्हाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप के देखे थे हमने, बेसोफिल, सब वो इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, उनके परसेंटेज एनएलएमए करके देखा था। उसके बाद प्लेटलेट्स क्या काम होता है, प्लेटलेट्स भी ब्लड कोटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, आरबीसी को मीट्रोसाइट भी बोलते हैं। मतलब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट बोल दिया मुझे लग रहा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन, 3 टाइप की प्रोटीन देखनी थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, और उसमें से ब्लड क्लॉट करने में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन सी हेल्प कर रही थी, फाइब्रिनोजन कर रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबुलिन क्या करी थी, एंटीबॉडी में। एल्ब्यूमिन क्या करी थी, ऑस्मो रेगुलेशन में। और सीरम एमाइलेज, ये सीरम क्या होता है वो हमने देख लिया कि ब्लड को जब क्लॉटिंग फैक्टर, सॉरी प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग फैक्टर माइनस करे तो सीरम बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो। A certain road accident, patient with an unknown blood group needs immediately blood transfusion। मतलब किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो पेशेंट है, उसको जल्दी से जल्दी क्या चाहिए, ब्लड डोनेट करना है, किसी का ब्लड चढ़ाना है, बट पता नहीं उसका ब्लड ग्रुप है क्या। ही इज़ वन डॉक्टर फ्रेंड, मतलब कोई डॉक्टर फ्रेंड था, उसने क्या बोला, एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड, उसने क्या, मैं दे दूंगा अपना ब्लड। वट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। अब वो डॉक्टर ऐसे कैसे बोल सकता है कि भी मैं दे दूंगा अपना ब्लड ग्रुप, ऐसे थोड़ी ना हम किसी का मतलब ब्लड ग्रुप ए है तो उसका कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे। तो अब इसको समझो, एक होता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्स में कहीं भी डोनेट कर सकता है, इसके ब्लड ग्रुप को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले का ब्लड ग्रुप क्या है, और ये दे सकता है और ये ले सकता है। देगा कौन, ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप होगा वो सबको दे सकता है, चाहे कोई भी हो, ए वाला हो, बी वाला हो, ए बी हो, वो सबको देगा। और एक्सेप्ट कौन करेगा, ए बी, ये सभी से ले लेगा, चाहे ए वाला हो तो इसे दे देगा, बी वाला हो तो उससे ले लेगा, ओ वाले तो उससे तो भी ले लेगा, और ए बी वाले तो भी ले लेगा। और इसमें भी कई बार एग्जामिनर और चालाकी करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और पूछ लेते हैं, तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो बंदा ऐसे कैसे कह रहा है कि मैं दे दूंगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसके पास, उस डॉक्टर को पता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो मैं सामने वाले का चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप उसे दे सकता हूँ। तो बस वही क्वेश्चन में बोल रहे, देख लो।
क्योंकि वो डॉक्टर है, उसे इतना तो पता होगा ना कि मैं किसको दे सकता हूँ। ऐसे थोड़ा ना उसने मुंह उठा के बोल दिया कि हाँ अभी मैं दे दूंगा। वो डॉक्टर तो उसे पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, और अगर ओ नेगेटिव है तो मैं किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता हूँ, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ओ होगा, ठीक है। और ये ब्लड ग्रुप ए भी होता, अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाता ना कि कोई ब्लड, एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया और उस बंदे का जो एक्सीडेंट हुआ उसका ब्लड ग्रुप ए पी है, तो बताओ उसको कौन से बंदे का ब्लड चढ़ाएं, कोई से का भी चढ़ा दो, ए बी है किसी से भी ले लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दी स्ट्रक्चर प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ फीटल ब्लड विद मदर्स ब्लड। ये मैंने बताया था कि मदर जो प्रेगनेंसी होती है और जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उनके बीच में क्या मिलता है, हमें प्लेसेंटा देखने को मिलता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है इनके ब्लड को मिक्स होने से। बट जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है तो क्योंकि प्लेसेंटा भी बॉडी से बाहर आता है, जब बेबी बाहर आता है तो प्लेसेंटा भी बॉडी से बाहर आता है, तो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो जाता है। बट जब 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रहती है ना, तब तक इनका ब्लड मिक्स नहीं होता है। तभी तो बच्चे को कोई, हाँ वो हम बोल सकते हैं कि कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में। फर्स्ट बेबी तो एकदम सेफ था, परेशानी तो सेकंड को हो रही थी ना, क्योंकि एंटीबॉडी बन गई। बाद में जब उन बाद में क्या आएगा, वो कॉन्टैक्ट में आएगा उसके। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ दीज एक्टिवेट्स फाइब्रिनोजन। अब देखो फाइब्रिनोजन का नाम आती है, आपको इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि मैम कहीं ना कहीं ब्लड क्लोटिंग की बात होगी। तो ब्लड क्लोट करने की ना एक थ्योरी होती है, ब्लड क्लोट कैसे होता है वो देखो, कि जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, उसमें एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज नाम का क्या एक एंजाइम है। मान लो आपको चोट लगी तो वहाँ पे ब्लड का क्लोट बनता कैसे वो देख रहे हैं। मान लो आप वेजिटेबल काट रहे थे, आपके हाथ में नाइफ था और आपको कट लग गया, तो वहाँ पे इसके थोड़ी देर बाद में खून बहना बंद हो जाएगा, थोड़ी देर कुछ खून बहेगा, फिर बाद में ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होगा, वो एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को, ये नाम ध्यान रखना ऐसे ही है, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देगा थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में। और ये करेगा कौन, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिव हुआ, उसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज किया थ्रोम्बिन में, ठीक है। इतना कम हो गया कि मैम प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो गया थ्रोम्बिन में। फिर अब ये जो थ्रोम्बिन बना ना, ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इस फाइब्रिनोजन को चेंज कर देगा फाइब्रिन में। कौन करेगा, थ्रोम्बिन, जो खुद किससे बना है, प्रोथ्रोम्बिन से बना है, और इसे बनाया किसने, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने, एक्टिवेट होकर, ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिर वर्क करेगा फाइब्रिनोजन पे, और ये फाइब्रिनोजन किस में चेंज होगा, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन के जो थ्रेड होंगे जहाँ पे हमें लगी है वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ दीज एक्टिवेट फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को किसने एक्टिवेट किया, थ्रोम्बिन ने। और थ्रोम्बिन बना किससे, प्रोथ्रोम्बिन से, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किसने किया था, थ्रोम्बोकाइनेज ने। तो पूरी थ्योरी हमें ध्यान रखनी है। अब आप हो सकता है भूल जाओ, अगर मैं इसको एक पेज पे और समझाऊं, तो सबसे पहले होता है प्रोथ्रोम्बिन जो चेंज होता है थ्रोम्बिन में, और उसको चेंज करता कौन है, थ्रोम्बोकाइनेज। और फिर क्या होता है, एक फाइब्रिनोजन होता है प्रोटीन प्लाज्मा में, और ये चेंज होता है फाइब्रिन में, और इसको चेंज कौन करता है, थ्रोम्बिन। तो हमसे पूछा था कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन चेंज करेगा, एक्टिवेट होकर, तो उसका आंसर होगा थ्रोम्बिन। ये पूछना क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज एक्टिवेट्स फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को कौन एक्टिव करा है, थ्रोम्बिन एक्टिव करा है, किस में चेंज होने के लिए, फाइब्रिन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ दीज ब्लड ग्रुप्स डू नॉट हैव अ सरफेस एंटीजन। अगर आपने वो टेबल याद कर ली ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस में एंटीजन होता है, किस में नहीं होता। तो हमने देखा था ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, पर एंटीबॉडी क्या होती है, दोनों होती है। ए में एंटीजन ए होगा, बी में एंटीजन बी होगा, और ए बी में दोनों एंटीजन होंगे, बट ओ में एब्सेंट होते हैं एंटीजन। इसमें ये पूछा है कि कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन ह्यूमन। अब देखो मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, एक तो मैंने बताया था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, बट यहाँ पे हमें प्रोटीन ना पूछिए, सेल पूछी हुई है कौन सी होगी। तो प्लेटलेट तो ब्लड क्लॉट करती है, रेड ब्लड सेल क्या करती है, हीमोग्लोबिन होता है इसमें, वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन होता है तो वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। 2 सेल बच गए, टी सेल और बी सेल। थोड़ी देर पहले आपने देखा तो मैंने बताया था लिम्फोसाइट क्या था, आई था एक सॉरी WBC का। NLM में भी देखा तो उसमें L था, वो लिम्फोसाइट सही। 2 टाइप की होती है, टी सेल्स
और बी सेल्स। तो इसमें जो बी सेल है ना, ये क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो उसमें है क्या ऐसा कुछ, बी सेल्स ये, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, मतलब थ्योरी भी बता सकूँ साथ साथ में। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आया उसका ऑप्शन टिक किया, मैंने रीज़न भी बताया कि आपको ये क्यों हो रहा है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी जो भी कोई वीडियो आए तो वो आपको मिल जाए। और वैकेंसी आने वाली है और हमें अच्छे से तैयारी करनी है, और क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, जब पेपर आएगा तो आप खुद देखोगे कि मैं यस क्वेश्चन का लेवल तो हाई था, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी से करवा रही हूँ और पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।